पुतिन इज बैक। जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा है जहां पे हम कह सकते हैं तुरंत में वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यूं तो यूएई अमेरिका का अच्छा अलाई है, यूं तो अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाया हुआ है, आईसीसी ने यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने एक्चुअली वारंट जारी किया हुआ है पुतिन पर पुतिन विजिट करते हैं गल्फ कंट्री और गल्फ कंट्री में होता है उनका भव्य स्वागत। एक रेयर यानी ग्लोबल लीडर, कोई ग्लोबल लीडर आए हैं और एक रेयर स्वागत दिया गया है इनको। 21 तोपों की सलामी, 4 फाइटर जेट आते हैं जो कि हवा में रशिया के फ्लैग को लहराते हैं और दुबई जैसा जगह जहां पे सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं क्योंकि COP28 की मीटिंग हो रही है, उस बीच में इनको एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है प्रेसिडेंट्स पैलेस और प्रेसिडेंट करते हैं पुतिन का स्वागत। जिससे अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है वो तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका को आग जरूर लग गई होगी क्योंकि यहां पे दिखाया गया है कि एक्चुअल ग्लोबल लीडर जो हैं, एक्चुअल ग्लोबल लीडर जो हैं वो है पुतिन। तो आइए बात करते हैं पुतिन के विजिट पे। आज 12 दिसंबर को आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, डिकोडिंग पुतिन ड्रामेटिक विजिट टू गल्फ, और साथ ही साथ आपको इंडियन एक्सप्रेस 9 दिसंबर का भी ये आर्टिकल है जिसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टेंशन अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, जैसे कि इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पर और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो चल ही रही है, ग्लोबल लीडर कौन है, पावर किसके पास है, ये सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो रही है। इन बातों को ही डिस्कस करने के लिए एक फॉरेन ट्रिप लगाते हैं पुतिन। और पुतिन कहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले पुतिन जाते हैं दुबई जो कि यूएई में है और दुबई में उनका स्वागत करते हैं वहां के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और इसके बाद पुतिन आते हैं रियाद जो कि सऊदी अरेबिया में है और वहां पे उनका स्वागत करते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो इनका स्वागत किया जाता है। ये एक दिन का विजिट है, रेयर वन डे विजिट है। साथ ही साथ यूएई के बारे में उन्होंने कहा कि अरब वर्ल्ड में रशिया का मेन ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई और सऊदी अरेबिया को एक फ्रेंड का दर्जा दिया गया। कहा गया कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस तो एक्चुअली मॉस्को आने वाले थे, कहानी पलट गई, यानी कि मॉस्को में पुतिन स्वागत करने वाले थे क्राउन प्रिंस सलमान का, लेकिन पुतिन आते हैं रियाद और प्रिंस जो हैं वो पुतिन का यहाँ पर स्वागत करते हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बात यही है कि स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट भाई दोनों देशों को चाहिए, रशिया को भी चाहिए, गल्फ नेशन को भी चाहिए, और इस पे बात होनी शुरू हुई। अब गल्फ नेशन ने हमेशा से अमेरिका को देखा है, जैसे यूएई ने हमेशा से अपना अच्छा अलाई अमेरिका को माना है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का लगता है तख्ता पलट होने वाला है क्योंकि अमेरिका का ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा है। अमेरिका ने कुछ चीजों में अपनी फेलियर दिखाई, जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन में अमेरिका का डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहां पर फेल होते हुए दिखा, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। इवन रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चलने लगा उसको भी स्टेबलाइज नहीं करवाया जा सका अमेरिका के द्वारा। तो इस कारण से कहा गया, अरब वर्ल्ड ने कहा कि उनको अपने ट्रेड के लिए, उनको अपने सपोर्ट के लिए एक ऑल्टरनेट देश देखना जरूरी है। और पावर के हिसाब से हमेशा बात आती है रशिया पे, वॉल्यूम के हिसाब से क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड की जब बात आएगी तो बात आती है चाइना पे, लोग देखते हैं। और कुछ जियोपॉलिटिक्स है भी ऐसा ही। अगर हम गुटबाजी की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इजराइल जो कि अमेरिका का अलाई है और उसके बाद आता है अमेरिका जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है ईरान के। ईरान पे तो हजारों सैंक्शंस अमेरिका ने पहले ही लगाए हैं। कहते हैं कि अगर ईरान पे सैंक्शंस नहीं होता तो अरब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री ईरान होता, क्योंकि ईरान उस समय उतना विकसित था जब बाकी देशों ने तो एक्चुअली न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर असाइनमेंट मिसाइल का नाम भी नहीं सुना था। ईरान उस समय से डील कर रहा है न्यूक्लियर डील्स पे, पर ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका ने ऑलरेडी लगाए हैं। ईरान को सपोर्ट करता है रशिया, और रशिया और चाइना बहुत अच्छा अलाई है। और अब बात आती है गल्फ देशों की कि किधर जाएं, अमेरिका की तरफ या रशिया की तरफ। ज्यादातर देश अब बैलेंस बना रहे हैं, इंडिया को भी सीखना होगा क्योंकि इंडिया का इंक्लिनेशन ज्यादा अब अमेरिका की ओर है, लेकिन पावरफुल जो ज्यादा अब शक्ति दिखा रही है वो दूसरी पार्टी है। तो रशिया से भी इंडिया को जल्दी अपना रिलेशन स्टेबलाइज करने की जरूरत है।
तो बेसिकली अरब वर्ल्ड एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, अमेरिका का ऑल्टरनेटिव रशिया, और रशिया और अरब वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट है वो भी काफी कॉमन है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं उसको कम किया जाए, यानी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक्चुअली रशिया और गल्फ नेशन समझ रहे हैं कि उनको फायदा कब मिलेगा, जब ऑयल का प्रोडक्शन कम किया जाए और प्राइसेस बढ़ा दिया जाए। बात इसी पे आती है, यानी कि रशिया क्या चाहता है? रशिया मीटिंग कर रहा है ओपेक देशों से। ओपेक देश एक्चुअली बने कब थे? 1960 में इन्हें बनाया गया था। इसमें 13 देश हैं, लेकिन जब हम ओपेक प्लस की बात करते हैं तो 10 देश और ऐड हो जाते हैं, तो इसमें 23 देश आ जाएंगे। तो रशिया बात करता है ओपेक देशों से कि हमें ऑयल का आउटपुट कम करना चाहिए ताकि प्राइस बढ़ सके। 8 दिसंबर को ईरान के प्रेसिडेंट भी गए मॉस्को और पुतिन ने उनका स्वागत किया। 8 दिसंबर को पुतिन ने इब्राहिम राइसी का स्वागत किया मॉस्को में। तो बेसिकली दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, यानी जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज है अरब वर्ल्ड के, रशिया कर रहा है उनसे एक बेहतरीन टाई। रशिया के पुतिन जो है वो काफी समय बाद, काफी अरसे बाद वो ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे तो आईसीसी का वारंट भी है। आपके सामने सवाल होगा, आप सोच रहे होंगे कि जब आईसीसी का वारंट है तो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया उनको पकड़ लेता है, क्यों नहीं दुबई में जब वो जाते हैं या फिर यूएई उनको पकड़ लेता है। तो बेसिकली बात यह है कि आईसीसी के जितने भी गाइडलाइंस हैं वो ये दो देश फॉलो नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इनके फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो सिर्फ वही देश फॉलो करते हैं जो इनके मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये दोनों ही देश इनके मेंबर नहीं है, आईसीसी के मेंबर नहीं है। तो जुलाई 2022 में रशिया मिलते हैं सुप्रीम लीडर अली खेमानी से ईरान में, और उसके बाद ग्लोबल लीडर से मिलने की, इसके बाद से इनकी ये फर्स्ट विजिट है। इवन रशिया ये भी कहता है कि क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर को अमेरिका स्टेबलाइज नहीं कर पाया है, तो ये अपने तरफ से कहते हैं कि रशिया भी एक मॉडरेटर का काम कर सकता है यहाँ पे इन दोनों के वॉर को स्टेबलाइज करने के लिए या पीस स्टेबल करने के लिए। तो रशिया जियोपॉलिटिक्स में अपना इतना बड़ा वर्चस्व दिखाता है कि ये मेन प्लेयर है अभी भी, जबकि इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं। और क्योंकि पुतिन पे ये इल्जाम भी है कि उन्होंने इलीगली यूक्रेन के बच्चों को डिपोर्ट किया था, तो आईसीसी का वारंट भी है, लेकिन उसके बाद भी होता है इनका भव्य स्वागत। और ये ओपेक देशों को ये सलाह देते हैं कि हमें ऑयल का प्रोडक्शन कम करना चाहिए। ओपेक देश के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में ये सारे कंट्रीज हैं जो कि ओपेक देश हैं। ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था बगदाद में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए 1960 में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया पुतिन के गल्फ विजिट के बारे में, साथ ही साथ हमने ओपेक के बारे में जाना कि ओपेक जो है वो ऑयल प्राइस, मान लीजिए कि बहुत सारे देश हैं, ये सारे ऑयल के प्रोडक्शन को कर रहे हैं। किसी एक ने ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया तो प्राइस अपने आप, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड सेम है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो क्यों ना ये लोग एक जो टीम बना लें और टीम बना के ही प्राइस और प्रोडक्शन को डिस्कस करके करें, यानी कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस होना चाहिए ग्लोबल मार्केट में, इनके डिस्कशन के बाद हो। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और गल्फ का जियोपॉलिटिक्स तो ऑयल से ही चलता है, जिसमें रशिया प्ले कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? इंडिया को अपना रिलेशन गल्फ कंट्री से कैसा रखना चाहिए, रशिया से कैसा रखना चाहिए, और इस समय जब हमारा इंक्लिनेशन अमेरिका की तरफ है तो वहां पे स्टेबिलिटी कैसे लानी चाहिए? थैंक यू फॉर द सेशन। जियोपॉलिटिक्स के इस सेशन में आप आए और हम रोज एक एक कंट्री को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।